क्या आप रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम चल रहे हैं? फिलहाल एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, 31 तारीख तक 1, 2, 3 फिर आगे क्रम से बढ़ेगा। अगर आपका इन दिनों में एग्ज़ाम है तो आपको बता दें, आप मैथ्स का और रीजनिंग का एनालिसिस हमारे साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको बता दूं, जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जो रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग की बात करें, जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्ज़ाम 12th लेवल पे जाकर देख लीजिएगा। जो हमने पढ़ाया रीजनिंग वही आ रहा है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई। और मैथ्स की टॉपिक की बात करें, वही आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर विश्लेषण कवर कराएं जो आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आप हमारे साथ बिल्कुल यकीन के साथ और विश्वास के साथ देखना, आपको बहुत फायदा मिले। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम मैथमेटिक्स का टॉप प्रश्न लेने वाले हैं जो आपको भर्ती परीक्षा में, देखो, एक ही क्लास से पूरी जानकारी आप नहीं पढ़ पाओगे, तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करें। रिकॉर्ड क्लास अभी तक जितने भी लग चुके हैं, तो आप खुद लगेगा कि हाँ यार, क्या प्रश्न है और हम क्या कवर करा रहे हैं और क्या तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है और सभी के सभी प्रश्न पत्र याद रखें, 2025 रेलवे भर्ती परीक्षा के हैं, हम नहीं बनाए हैं और ये पैटर्न हम बच्चों से पूछकर और समझकर आपको बता रहे हैं। एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल पूरी भरी टंकी को 90 घंटे में खाली कर देता है। टंकी के आयतन के दोगुना आयतन को भरने में कितना घंटा लगेगा यदि टंकी शुरू में खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं? बहुत शानदार प्रश्न है। समयकार, पाइप, टंकी, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। और रही बात दोनों का प्रश्न आ रहा, हमने कहा कि भाई पाइप ए भर रहा है, पाइप बी खाली कर रहा है, समय हमारे पास देख के रखा है। एलसीएम जो आएगा वो धारिता होता है, मतलब आयतन होगा। हमने कहा भाग लगाए 9 धाम 90 और 90 एकम 90। अब आप ये बताइएगा, हमारे पास क्षमता निकल गया, 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। अगर दोनों एक साथ चालू हो जाए, ये 10 भरेगा, जो 1 खाली करेगा, तो हर घंटे में कितना बचेगा पानी? 9 लीटर। ये क्षमता हो गया। अब हमें कह रहा है दोगुने आयतन को भरना है। हमारे पास जो धारिता आया है 90 है, इसका 2 गुना कर देते हैं भाई। चलो ठीक है भाई, जो है एलसीएम ये धारिता है उस टंकी की, लेकिन 2 गुना कह दिया हमने, 2 गुना कर दिया। और क्षमता कितना आया है? 10 भरता है, 1 खाली करता, तो हर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेगा। हमने कहा 9 एकम 9, तो 10 गुणा 2 मेरे भाई 20 बनेगा। इसका मतलब 2 गुने आयतन को भरने में पूरा 20 घंटे का समय लगेगा। समझे? हाँ, भरने वाले को भरने दो, खाली करने वाले खाली करेगा, 10 भरेगा, 1 खाली करेगा, 9 बचेगा। यही क्षमता चलती रहेगी, हर घंटे में पानी भरता रहेगा। अगले प्रश्न आपके लिए, और आपको बता दूं, मैं रीजनिंग का मैंने अभी फिलहाल हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके मैंने क्लास लगाया है। आप हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने सारे वीडियो देख लीजिएगा। आप बताओ, इससे बाहर का रीजनिंग नहीं आएगा। मैंने एक एक कम से कम 15 से 16 टाइप का प्रश्न कवर कराया इन वीडियो में, जाके देख लो मेरे भाई हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। यकीन नहीं है, यकीन करके देखो और उसके बाद कहना हाँ ऐसे प्रश्न पता है। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3, जिसका आगामी दिनों में है, देखना ना भूलें मेरे भाई। चलिए, 3 संख्याएं 5/14, 16/13, 20/14 के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 30 है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। देखो, कुछ नहीं करना है, इस भिन्नात्मक डाटा को पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हमने कहा इनका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने की बात करें तो हमारे पास 14 सम संख्या और 13 विषम संख्या है, और आपका अभाज्य संख्या भी आपस में गुणा करेंगे तो ही एलसीएम निकलेगा, ध्यान रखें। तो एलसीएम मेरे भाई गुणा करने पर 12 चौके 48 होता है, 4 बचेगा, 12 कम 12, 4 हो जाएगा 16। तो आप 16, ठीक है, 12 एक 12, सॉरी कितना, हाँ 18 बनेगा। तो हमारे पास आएगा, सॉरी 12 से नहीं भी 13 से करना पड़ेगा भाई, समझ आ रहे हैं।
14 गुणा 13 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ठीक है 13 चौके 52 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 बचेगा, 13 कम 13 और 5 18 हो जाएगा। इसका मतलब 182 गुणा आएगा और गुणा ही एलसीएम कहलाएगा फिर। तो हमने कहा ठीक है। अब देखो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर हम एलसीएम को रखेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम को रखेंगे, यहाँ पर गुणा में एलसीएम को रखेंगे और भाग गुणा भाग करेंगे। हम अगर यहाँ से भाग लगाएंगे तो 13 बार जाएगा, है कि नहीं, 13 पंजे हो जाएगा ये 65, अनुपात लगाओ। यहाँ से भाग लगाएंगे 14 बार जाएगा और 14 गुणा हम करेंगे 16, तो मेरे भाई ये बनेगा 14, आपको बता दें ये बनेगा 224 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हम गुणा कर भाग लगाएंगे तो 13 बार जाएगा और 13 दूना 26 होता है 260। तो हमारे पास जो नया अनुपात है कि 65:224:260 आया। अब हमें एक बात कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, लेकिन हमें अंतर दे के रखा। हमें कहा ठीक है, हमने कहा 65:224:260। हमें बड़ी वाली और बड़ी संख्या और छोटी का अंतर देकर रखा। हमने कहा ये हो जाएगी बड़ी वाली संख्या और ये हो जाएगी छोटी वाली संख्या, इन्हीं को हम छोटा करते चलते हैं। हमने कहा 50 25 हो जाएगा, एक बचेगा ना बचेगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, इसको छोड़ दो फिलहाल, बड़ी छोटी की बात कर रहे हैं। 5 का 5, 5 तेरी 15। अब ये बताओ 13 कम 13 और 13 चौके 52। अब हमारे पास जो नया अनुपात बनकर आया है वो 1:4 आ रहा है। अब आप ये बताओ छोटी वाली बड़ी वाली, तो हमें क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का अनुपाती मान कितना मेरे भाई, 4 है। आंसर भी 4 के पहाड़े में आएगा, तो ऑप्शन पहला में 4 का भाग नहीं जाएगा, दूसरा में नहीं जाएगा, चौथा में नहीं जाएगा, सिर्फ कहाँ जाएगा, तीसरा में। यही आपका आंसर आएगा। ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बाकी अन्य विधि भी अपने पास है। देखो बता देते हैं, अनुपात 1:4 आया है, अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रियली में अंतर कितना छोटी बड़ी का, 30 है। इसका मान पूछ रहा है बड़ी वाली का, तो बड़ी वाली 4 है, ये होगा मेरे भाई 10 गुना। यह भी करेंगे हम 10 गुना, कितना बनेगा ये 40। अब इतना करने में क्या बेवकूफ़ी है, समझे कि नहीं। हाँ बिल्कुल, टॉप टॉप क्लास चल रहे हैं, जितने भी क्लास लग चुकी है ना मेरे भाई मैथ्स का, जाके देख लो। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसी प्रकार के लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। और यकीन नहीं है तो भाई हम कह नहीं सकते इसके लिए। फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा सपोर्ट बनाए रखें, बढ़िया कमेंट सेक्शन कमेंट करें वीडियो कैसे लग रहा है। और ये मत सोचना कि रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का है, ऐसा नहीं, उसकी तैयारी तो चल ही रही, साथ में और भी वैकेंसी, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी हैं आपको वहाँ पर भी बेनिफिट देगा, समझे, एसएससी बैंक रेलवे सब। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और कम से कम हजारों विद्यार्थी हमारे मैथ्स की क्लास देख रहे हैं और रीजनिंग के देख रहे हैं, और हम यकीन के साथ हैं कि आपको फायदा होगा। चलिए, यदि के का 20% 10 की 1200% से 10 कम है, तो के का मान ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत ईजी है। हमने कहा के का 20%, ठीक है, माइनस लगा लो, 10 के 1200% से कम है। कहने का कम का मतलब ये होता है, इसका जो भी मान होगा, इसका जो भी मान होगा, उसके बीच में 10 का अंतर होगा, ये होता कम का मतलब। समझे या ना बताओ, ठीक है। तो हमने कहा इसको जे बैठा दिया, हमने इसको जे बैठा दिए, कम मतलब अंतर होता, हमने कहा ठीक है। 0 0, 2 0 2 0। अब ये बताओ हमारे पास यहाँ बच रहा 120, गुणा करेंगे ना माइनस में, ठीक है। और हमारे पास कुछ था, और अंतर कितना बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि नहीं। कम है मतलब इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 10 है। तो हमने कहा ठीक है, जे बैठ गया और जे बैठ गया, अंतर कितना 10 है, ये होता है। अब हमने कहा यहाँ से 0 0 चले गए, अब 120 बचा, याद रखें यहाँ हमारे पास 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ के और यहाँ 5 बचा, इसका मतलब के अपॉन 5 माइनस 210 बराबर 10 बचेगा ना, बचेगा बताओ, यही बचेगा ना। हाँ, अब हम एक काम कर रहे हैं, सॉरी 120, माफ़ी चाहिए, 120 बचेगा भाई, यहाँ पर 120 रहेगा, ध्यान रखें, क्योंकि 120, हाँ 120 रहेगा, माफ़ी चाह रहे हैं। अब यहाँ
20 बच रहा है। अब हम पक्षांतर करेंगे, हाँ माइनस याद रखें। चलो, जब ये माइनस है अगर उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। अब ये बताओ, अब आप खुद सोच के बताओ, कुछ बिगड़ रहा है क्या? ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो प्लस में जाएगा। तो आप ये देखो, कई बार ऑप्शन गड़बड़ होता है, ये मत सोचना मेरे भाई कि अपॉन 5 बराबर यहाँ 10 तो है ये ऑलरेडी, प्लस 120 हो जाएगा और हम जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। तो आप ये बताओ कि अपॉन 5 बराबर 130 अपॉन 1 करो, 3 गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65 बनेगा। तो के का मान आएगा 650। कितना है के का मान? 600। तो के बराबर 650 आ रहा है और हमने लगता है बिल्कुल सही सटीक किया है। यहाँ प्रश्न मिस्टेक है, मतलब ऑप्शन मिस्टेक है। ये मत सोचना कि ऑप्शन मिस्टेक नहीं हो सकता, होता है। एसएससी, बैंक, रेलवे सब एग्जामों में जब आंसर की आता है ना, आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। क्यों? कि प्रश्न गड़बड़ होता है इस चक्कर से। तो आप लोग ध्यान रखें, मैंने सही सटीक किया है, आप भी दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अगर कहीं मिस्टेक अगर मेरे हो गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। SICI, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, इन पांचों अध्याय के प्रश्न भी आएंगे। अब एक ही क्लास में पूरा अटेंड नहीं हो सकता, तो बार बार कह रहा हूँ, आप एक ही क्लास से पूरी तरह से नहीं समझ सकते एनालिसिस, समझे? चलिए, यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 72,000 रुपये का राशि 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? हो जाएगा मतलब क्या होता है? अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। ये तो आप समझते होंगे भाई, हमें मिश्र धन पूछ रहा है। अब आपको बता दें, हमें एक बात बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आर का मान दे के रखा 10% और टी की बात कर रहा है 1 साल। तो आर 10 है, टी हमारे पास 1 साल। लेकिन अगर अर्धवार्षिक कह देता है तो दर का आधा होता है, समय को दोगुना। तो आधा मेरे भाई 5% बनेगा और समय 2 वर्ष बनेगा। तो इस प्रकार से आप 5% और वर्ष 2 से हल करेंगे। तो हमने कहा 1 साल 2 साल। अगर हमारे पास 5% है तो 5% की बात करें, ए पूछ रहा है, तो भाई मेरे भाई 5% मतलब होता है भिन्न में 1/20। अगर 20 रुपया है तो वो 1 बढ़ाओ ब्याज मिला के 21 रुपया होगा। फिर वही बात 20 है, 1 बढ़ाओ 21 रुपया अमाउंट बनेगा। तो ये बन रहा है प्रिंसिपल और ये बन रहा है अमाउंट, मतलब ए, मतलब क्या? मिश्र धन। तो आप समझते होंगे मेरे लग रहा है। अब हमने कहा पी गुणा करें तो भाई 20 गुणा मतलब 20 का वर्ग कितना बनेगा? 400। यही है पी मतलब मूलधन, इन्हें आपस में गुणा करो, ये बनेगा 441। अब ये बताओ, ये अमाउंट हो गया। माना कि पहले पी 400 रुपया था, 2 साल में वो कितना हो गया? 441 हो गया। तो हमें अनुपाती पी पता है और रियली वाला पी पता है, अनुपाती ए पता है, अब असली वाला निकालना है। तो हमने कहा कि भाई 400 अनुपात 441, इसका जो मान है असली वाला कितना मेरे भाई? 72,000 है। अब हमें इसके बराबर चाहिए, समझे? समझते होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ 2 जीरो 2 जीरो चला जाएगा, अब 1 जीरो छोड़ दो, 4 एकम 4, कितना बच रहा है? 3, 4 अट्ठे 32, मतलब 180। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अगर हम 400 के साथ 180 का गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा? 7200। तो यहाँ पर भी आप 180 का गुणा कर दें तो हमें आंसर मिलेगा। हमने कहा ठीक है। अब जीरो लगा है मेरे भाई, तो जीरो तो लगने वाला आंसर में। अब जहाँ जीरो नहीं है वो आंसर कभी हो ही नहीं सकते। अब हमने कहा जीरो छोड़ दीजिएगा फिलहाल। हमने कहा 8 एकम 8 बनेगा 80। इसका मतलब है ऐसा ऑप्शन पकड़िएगा जिसके पीछे 80 हो। यहाँ पर 80 है, यही आपका राइट आंसर होगा। अब ये बताओ, अब इस प्रश्न में अगर आप पूरा हल करोगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा और आप उस समय को बचा के आगे चलिएगा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ए राइट होगा।
समझे कि नहीं मेरे प्यारे भाई? हाँ, जो भी हैं हमें देख रहे हैं, हमारी बातों पर यकीन करते हुए पढ़ते चलना मेरे भाई। अगर बेनिफिट नहीं होगा तो जरूर बोलना, मैं अपना और आपका जो कीमती समय ना करूँगा बर्बाद, समझे? चलिए, बहुत शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न आया है, देखो, समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा, सबका प्रश्न आएगा। रवि शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी समान चाल का 2/7 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 30 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब जो समय पहले लगता था उसकी जो मुख्य चाल थी, समझे, उस चाल में उसने कम कर लिया। अब कम करेगा चाल, देखो पहले किसी अपनी चाल से चल रहा होगा तो एक विशेष समय लगता था, लेकिन चाल में कमी कर दिया तो समय थोड़ा ज़्यादा लगने लगा, देरी से पहुंचेगा। यदि रवि अपनी समान चाल से कार से चले तो शहर ए से शहर बी पहुंचने में कितना समय लगेगा मिनट में। बहुत शानदार प्रश्न। अगर आपको लगता होगा ये तो क्या पढ़ाता होगा, नहीं भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ और डाटा निकाल रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या देना चाहिए और उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि छोटा सा एकेडमी क्या पढ़ाएगा, ना, डाटा देखो और पढ़ाने का तरीका देखो, उसके बाद पढ़ते रहो। चलिए, हमने कहा कि भाई उसकी चाल 2/7 से चलता है, मतलब 7 में किससे चलने लगा, 2 से। इसका मतलब पहले उसकी चाल रही होगी 7 किलोमीटर पर आवर, 2/7 से चलने लगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ना है तो आपको बेसिक बननी चाहिए, और बेसिक बनता होगा तो आप मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो वरना तो ऊपर से जाएगा सर, ऊपर से। 2/7 से चलने लगा तो मतलब 2 से चल रहा है, था पहले 7, मतलब उसकी चाल थी पहले 7 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। समझे? इतना समझ गए? तो हमने कहा 7:2। अब ये बताओ ये किसका अनुपात है? चाल का। और आपको बता दें, चाल का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? समय। क्या होता है? समय। हमने कहा हम इनको उल्टा कर देते हैं, मतलब यहाँ चला जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। तो ऊपर जो डाटा है चाल है, चाल है, अब क्या है? समय। अब ये बताओ, पहले 2 मिनट लगता था मान लीजिएगा, अब लग रहा है 7 मिनट। समझे कि नहीं? ये बताओ, समझे कि नहीं? नहीं समझे? हमने क्या बोला? समय बोला नहीं, बताओ हमने क्या बोला है? समय। चाल का उल्टा क्या होता है? समय, तो उल्टा कर दिए। पहले समय लगता था 2 मिनट, अब लग रहा है 7 मिनट। तो हमें क्या पूछ रहा है? यदि रवि अपनी समान चाल से चले, मतलब पहले की चाल, तो 7 किलोमीटर पर आवर उसकी पहले की चाल है, तो पहले की चाल में कितना समय लगता है मेरे भाई? 2। नहीं लग रहा? 2। अब ये बताओ, आंसर भी 2 के पहाड़े में ही आएगा। अब ये बताओ, इतना जी है कि नहीं? बताओ, 2 के पहाड़े में है। अब ये 2 के पहाड़े में कौन? 5 आता है क्या? क्या 19 आता है क्या? क्या 3 आता है? नहीं मेरे भाई, कौन आता है? 12 आता है। यही तो आपका आंसर है। बताओ, ऐसे करना पड़ता है, ये सीखिएगा। नेक्स्ट, आपने देखा, समझे? अब हमने कहा 7:2, 2:7 हो गया। ये स्पीड का रेशियो, ये आपका टाइमिंग का रेशियो है। अब रही बात, पहले लगता था 2 मिनट, अब लगता है 7 मिनट। अब ये बताओ कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 5। अब रियल में कितना लग रहा है ज़्यादा? देरी हो रहा है 30 से। अब हमें क्या चाहिए? पहले का समय। तो पहले का समय कितना? 2 था। अब ये बताओ, जे हम देख रहे हैं तो कितना गुना हो रहा है? 6 गुना, 6 से भाग जाएगा। यहाँ भी करेंगे हम कितना गुना? 6 गुना, तो 6 दूना 12 बनेगा। यही आपका समय आएगा। अब बताओ, मैंने ऑप्शन से बताया, वो अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा? अच्छा तो दोनों ही हैं, लेकिन समय जो बचाए वो आपका बेहतर होता है। ये बात सीखिएगा, समझे कि नहीं? हाँ। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और शानदार प्रश्न है। यदि 8 अंकी संख्या, यदि 8 अंकी संख्या आपके समक्ष है, देखो, विभाज्यता के नियम का प्रश्न आएगा। जे मैं आपको कहता हूँ गांठ बांध लो, तुम गांठ बांध के रख लो, विभाज्यता के नियम का प्रश्न आएगा। 1 या 2 भी आ सकते हैं। तो हम जो पढ़ा रहे हैं ये समझ कर पढ़ा रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, एग्जाम अगर है आगे आने वाले समय में। चलिए, यदि 8 अंकीय संख्या, कौन? यदि 8 अंकीय संख्या 43, 37, हाँ चलो हल कर लेते हैं। 8 से विभाज्य है तो P का हमें अधिकतम मान चाहिए। किसका मान? P का मान। अब आप बताएं, 8 का
4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, 41 का, 23 का, ये सब आपको बननी चाहिए क्या विभाजिता का नियम। हमने 41 का ही बताया है, 23 का बताया क्लास में भाई हम पढ़ाते रहते हैं, मतलब रिकॉर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन देखो, हम ऑफलाइन आपको बता दें, ऑफलाइन क्लास भी संचालित होती है हमारी, ऑफलाइन क्लास भी पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्ड क्लास भी चला रहे हैं। बड़ी समय देना पड़ता है मेरे भाई, तब आपको पढ़ा पा रहा हूँ मैं। डाटा निकालो, फिर पढ़ाओ, समय दो, वीडियो अपलोड करो, बहुत वक्त लगता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चलिए आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ा रहा है। हमने कहा 8 का विभाजित नियम कहता है लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग चला जाए मतलब वो विभाजित है। हमें कह रहा है ये संख्या किससे विभाज्य 8 से, लेकिन इससे पहले आपको पी का मान बताना होगा। हमने कहा ठीक है, चलो बताते हैं भाई। अगर हमारे पास पी है 0.8 है, इसको 8 से भाग लगाना है। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पी का मान 7 रखूँ तो मेरे ख्याल से आप देखो भाग ही नहीं जाएगा। भाग तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पी का मान 7 नहीं बैठ सकता। हमने कहा 4 बैठा रहे हैं। हमने कहा पहाड़ पर 8 चूंकि 32 होता है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना, हाँ देखो, 7 का रखने पर 7 का देखो हम 7 रख देते हैं, चलो 7 सतैया 49, 7 8 56, 7 63। देखो 7 का भाग तो नहीं जाएगा मेरे भाई, 7 रखने पर नहीं जाएगा। हमने कहा कि यहाँ 4 बैठा देते हैं, ठीक है, तो 408 बन रहा है अपॉन 8। 8 चौके 32 हो रहा है, तो 8 बच रहा है, हाँ भाग जा रहा है, तो 4 भी आपका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने कहा ठीक है। अगर वहीं पर हम पी का मान कितना रख दें, ऑप्शन नंबर 6 रखें, सॉरी 8 रखें, 4 रखने पर भी आया है। अब जो बताओ 808 में 8 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा मेरे भाई। 4 रखने पर भी जा रहा, 8 रखने पर भी जा रहा है, तो आप ये बताओ हम 8 ही क्यों ले रहे हैं। हमारे पास तो 4 भी तो कह रहा है कि भाई मैं पी का मान बन सकता हूँ और मैं 8 से विभाज्य हो सकता हूँ, लेकिन हमें कह के रख दिया है पी का अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मतलब होता है ऐसा मान जो सबसे बड़ा हो। 4 रखने पर भी विभाज्य होगा, 8 रखने पर भी होगा, लेकिन हमें चाहिए बड़ा वाला, यही आपका आंसर होगा 8। ये तरीका होता है, ध्यान से ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और आप बेहतर कर पाएंगे जब आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जितने भी क्लास लग चुकी हैं अटेंड कर लीजिएगा। चलिए, एक समूह के 7 लड़कों का औसत वजन 54 केजी है, जबकि एक नया लड़का समूह में शामिल हो गया तो औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। तो नए लड़के का वजन ज्ञात करो। बहुत शानदार प्रश्न है। कई बार होता है आने वाला कोई लड़का आ गया, कोई लड़का चला गया, कोई गया तो उसकी जगह और कोई आ गया, तो ऐसे औसत का प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपके पास बैठा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आता है। हमने कहा कि 7 लड़कों का एवरेज कितना मेरे भाई 54 है। अब एक लड़का आ गया, हमने कहा 8 हो गए, तो औसत 2 बढ़ जाता, हमने कहा कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7 थे 54 था, एक बढ़ गया 8 हो गए, अब 2 बढ़ गया औसत। हमने कहा कितना बढ़ा मेरे भाई, 2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2। देखना हमारा तरीका थोड़ा अलग चलता है कॉन्सेप्ट, बाकी आप समझ पाने का कष्ट करें। अब हमने कहा कि भाई सबके खाते में पहले 54 था, अब 2 बढ़ गया, 56 हो गए, तो हम इससे गुणा कर दे रहे हैं। 8 हो गए पूरे पूरे। अब सबके खाते में कितना बढ़ेगा, 8 सॉरी 2 बढ़ेगा, तो हमने कहा 8 दूना कितना 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। इसको आप पहले वाले मुख्य में जोड़ दो, बस जोड़ दिए, 6 4 10, एक बचेगा, 5 6 1 7। अब बता उस बच्चे का जो वजन था वो कितना आएगा, 70 केजी आएगा। ध्यान रखें मैं कैसे किया हूँ, इस बात को ध्यान से सीखिएगा, एक बार नहीं बार बार प्रश्न आएगा। ऑप्शन मेरे पास थर्ड राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, माद मादी का बहुलक, इनका प्रश्न भी आ रहा है, याद रखें। प्रेक्षणों 83 17 62 87 62 96 86 92 90 का समांतर माध्य ज्ञात करें। देखो यहाँ समांतर नहीं भी बोलता, अगर माध्य बोला है तो समझ जाओ क्या होता है, औसत। क्या होता है मेरे भाई, औसत। औसत मतलब होता है आंकड़ों का योग,
ये तो आप पता हो, बार बार बता रहा हूँ, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। तो हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं, ध्यान रखें, हम आपको जोड़ के नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ता है और आप इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो, नहीं जोड़ पाओगे। यहाँ पर जो भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं सबको जोड़ लीजिएगा। हम आपको बताएं, जोड़ने पर जो मान आएगा वह आएगा 675। ठीक है। बार बार प्रश्न आ रहा है, मैं इसलिए जानबूझ कर दे रहा हूँ भाई कि हर शिफ्ट में इस प्रकार प्रश्न आएगा, आ रहा है। अब हर दिन 3-3 शिफ्ट होते हैं, भाई तीनों शिफ्टों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद डाटा दे रहे हैं। और अगर आप स्नातक एग्जाम देकर आए हों तो आपको पता होगा कि हाँ, इसी प्रकार के स्नातक में आए थे और यही पैटर्न फॉलो हो रहा है 12th लेवल में। तो रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो। तो आपको बता दें, पहले हल कर लेते हैं भाई। चलो, बीच बीच में बात बताना पड़ता है आपको जोश भरने के लिए, भाई हाँ डाटा सही है। कुछ विद्यार्थी कह देते हैं फिर नहीं काम लायक नहीं, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। ऐसे तो अभी नहीं बोले कोई भी, क्योंकि काम लायक पढ़ा रहे हैं भाई। अब हमारे पास आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 9 है। भाग लगाएंगे, 9 7 63। अब मेरे भाई यहाँ कितना बजेगा, 4। तो 9 पन्ना 45 होता है। तो हमारे पास जो मान आया कट पिट के वो 75 आया है। यही कहलाता है एवरेज, मतलब समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चलिए। और सरलीकरण का प्रश्न है। कुछ प्रश्न हटीले होते हैं, कुछ इजी होते हैं, सबकी बस की बात नहीं होती कुछ प्रश्नों को हल करने की। तो हमें तो भैया पता होनी चाहिए मेरे भाई, बोर्ड मार्क्स तो लगाना ही पड़ेगा कि ना लगाएं बताओ। बोर्ड मास रूल तो लगाएंगे ही तभी तो बन पाएगा, ना उत्तर कैसे बनेगा भाई। चलो, हमने कहा ठीक है, चलते हैं लगाने का प्रयास करें बोर्ड मास। अब हमारे पास जो डाटा है, एक कोष्टक ये बड़ा दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। तो हमने कहा पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, मतलब आप देख पा रहे होंगे पहले ये वाला हल होगा। हमने कहा 24 का भाग 6 से लगाएंगे तो 6 चौके 24 आएगा, समझे। तो इसका जो मान आया है वो कितना है, 4 आया। अब हमारे पास ये अड़ंग बड़ंग कोष्टक है, यहाँ 72 माइनस कितना आएगा, 4। अब ये बताओ, हाँ 72-4 करेंगे क्योंकि ध्यान, इसका जो मान आया है ये 4 आया है। अब जो कोष्टक दिख रहा है ये वाला दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला। तो ये 72-4 करो, कितना बनेगा भाई, 68 बनेगा ना, बनेगा बनेगा ना। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है। अब 68 आने के बाद ये बताओ, अब हमारे पास एक बात और कह रहा है। अभी हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ 5 है, यहाँ कोष्टक है, यहाँ फिर भाग आ जाएगा। तो पहले भाग लगाएंगे, जोड़ें भाई, पहले भाग लगाना पड़ता है। हमने कहा 4 एकम 4, 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, 4 7 28, मतलब कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखो यहाँ 5 प्लस 17 हो जाएगा, तो मेरे भाई ये बनेगा 22 बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ सिर्फ हमारे पास बचा 57 प्लस 22 अभी आया है, ये हमारे बनेगा 9। ऑप्शन 2 जगह है। ठीक है। 5 5 2 7, 5 2 7। अब हमारे पास इकलौता ऑप्शन होगा 79। यही आपका उत्तर है, समझे। देखो, इजी था कि नहीं था ना, थोड़ा समझना पड़ा। देखो, हर बच्चा को नहीं बनता भाई। और छोड़ के मत आना, अगर आप जितने ज़्यादा प्रश्न हल करोगे सर लेकर के उतना अच्छा कर पाओगे। कई बार ये होता है कि आप पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखो, अध्याय तो आप प्रश्न देखकर समझ पा रहे होंगे, लेकिन प्रश्न का जो थोड़ा सा लेवल है वो हल्का सा अलग हो गया है। हमें अनुपात समानुपात को बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। हमें बोल रहा है तृतीय अनुपात, क्या बोल रहा है, तृतीय। अगर आपके पास 2 डाटा दिया है तो अलग दिमाग लगेगा, अगर 3 दिया तो अलग लगता था। हमने कहा 2 दिया, चलो भाई बना देते हैं। हमने कहा देखो, ये बनेगा 2x⁴ अनुपात, ठीक है, 12xy समानुपात 12xy, ये तो आप पढ़ाए होगा भाई। अनुपात यहाँ b मान लेते हैं, यही कहलाएगा आपका तृतीय अनुपात। ठीक है। चलिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसलिए बोल रहे हैं तृतीय अनुपात। अब आपको पता होनी चाहिए मध्य पदों का क्या होता है, गुणनफल। तो हमने कहा 12 गुणा 12 कितना बनेगा मेरे, 144 बनेगा ना, बनेगा। और यहाँ x⁴ हो जाएगा क्योंकि 2 बार x है, गुणा करोगे तो, और 2 बार क्या y है। ठीक है। और फिर पर क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल। हमने कहा 2x⁴
इंटू बी, बी मतलब हो रहा आपका तृतीय पद, याद रखें। अब हमने कहा ठीक है, अगर हम x की पावर 2 को यहाँ से काट दें, कट गया। अब हम 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4। अब हमारे पास यहाँ y की पावर 2 बच रहा है और यहाँ सिर्फ कितना बच रहा है, b बच रहा है। तो आप खुद देख के बताओ, 72 y की पावर 2 बराबर b। क्या बोले हमने, 72 y की पावर b, सॉरी y की पावर 2, यही तो किसका माना है, b, और b हमें किसको दिए थे, तृतीय अनुपात का नाम। तो ये आपका हल रहा, और ऐसे प्रश्न आए तो आप बिल्कुल बेझिझक बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और ये प्रश्न तो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी पढ़ के बता देता हूँ मैं। मौत दीजिए भाई, हाँ बन जाएगा। आप जो भी छोटे भाई बड़े बहन पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़िए मेरे भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और हमने इन प्रश्नों को नहीं बनाया, याद रखें, पेपर में आए वाले 2025 रेलवे के प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को दिखाने का मकसद वही है हमारा, जो प्रश्न आ रहा है, जिस लेवल का आ रहा है, वो यही प्रकार के लेवल के आ रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यही पैटर्न हो रहा है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपका हम सहयोग कर सकें। आप अपनी तैयारी को बेहतर तभी कर पाएंगे जब आपका कोई साथ दे, और हम आपका साथ दे रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक टंकी सॉरी एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और तल का होल 15 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हों तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, बहुत इजी है, इसमें क्या बताना, बता देता हूँ। चलो, टंकी ए सॉरी नल ए भर रहा है, और एक तल में होल है, वो खाली कर रहा है कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो इसे रखना ही पड़ता है। एलसीएम कितना आएगा भाई, 90 आएगा। अब 6 का भाग 15 बार में जाएगा, और इसका भाग इसका भाग 6 बार में जाएगा। चलिए, ये आप एलसीएम निकाल पाओगे। यही तो क्या होती है टंकी की धारिता। अब हमें बोल रहा है यदि दोनों नल और होल दोनों खुले रहें, ये भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का, 15 भरेगा 6 खाली करेगा, तो ये बताओ हर 1 घंटे में ये 15 लीटर भर दिया और ये 6 खाली किया, तो घटाने पे 9 आएगा, मतलब हर 1 घंटे में 9 लीटर पानी बचता रहेगा, और यही टंकी को धीरे धीरे भरेगा। तो ये भाग लगाने पर 10 आएगा, मतलब आंसर आएगा 10 डे। समझे कि नहीं, हाँ ये आपका आंसर रहा, बस हो गया इतना तो। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और आपको बता दें, नावधारा, समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, सबका प्रश्न आएगा। एक तैराक किसी दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा की दिशा में समझे, धारा सॉरी एक तैराक की दिशा में, मतलब ये समझ रहे हो ना, और धारा की विपरीत दिशा में, मतलब यह थोड़ा सा प्रश्न कहना चाह रहा है कि जहां धारा बह रही वहीं तैराक चल रहा है, तो 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। भाई अपनी चाल तो खुद की है, और धारा की चाल और दोनों को मिला दिया बत्ती तो और तेज भाग रहा है। फिर धारा की विपरीत, अब धारा कहीं बह रही है और आप कहीं और चल रहे हैं, तो थोड़ा सा चाल धीमा हो जाता है भाई। तो 27 किलोमीटर। अब आपको बता दूं, अगर आपके पास धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत चाल दे के रखा है, और आपको क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में तैराक की चाल, कई बार नाव की चाल कह देता है, मतलब हमने कहा बोट की चाल, या बोल दे स्विमर की चाल, मतलब तैराक की चाल। ये बताओ, आपको बता दें, अगर नाव की चाल पूछेगा या तैराक की चाल पूछे, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ध्यान सुन लीजिए, आराम सुनिएगा, क्योंकि काम लायक है, क्लास याद रखें। देखो, एक तैराक है, धारा की दिशा मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, तो ये बैठेगा मेरे भाई 37 किलोमीटर पर हावर। वहीं धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, उल्टा 27 किलोमीटर पर हावर्स, और हम 2 से भाग लगाएंगे, तो ये तो बनेगा भाई 64। कितना बनेगा, 64 ही बनेगा ना भाई, ना बनेगा। तो हमने कहा 64/2 करेंगे, चलो 64 का आधा कितना बनता है, 32। यही आंसर आएगा आपका किलोमीटर पर हावर्स। नाव होता तो नाव की चाल मिल जाता,
और लेकिन हमें बोल रहा है तैराक की चाल, तो यहीं आपकी आएगी तैराक की चाल। कुछ समझे ना समझे ये बताओ, समझ गए ना? हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर तैराक की चाल बोले या नाव की चाल बोले तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ो, 2 से भाग लगा। वहीं अगर आपको कह दे, क्या कह दे कि भाई स्ट्रीम मतलब धारा की चाल बताओ, तो कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम माइनस टू यू अपॉन टू, धारा की दिशा में चाल, धारा के उल्टा चाल, घटाओ 2 से भाग लगाओ, तो किसका मान मिलेगा? एस का। आता है प्रश्न, ध्यान रखें, वरना पछताना पड़ सकता है बाद। अगले प्रश्न आपके समक्ष मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको 2D 3D सब पढ़ना पड़ेगा, घन, घना, बेलन, शंकु, है कि नहीं? आपको पूरे फॉर्मूले पता होने चाहिए। वर्ग, आयत, इससे क्या होगा? गोला, अर्धगोला, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज के पूरे प्रकार, त्रिभुज के पूरे प्रकार, आपको फॉर्मूला बनेगा। और अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप उत्तर भी लगा निकाल पाओगे और प्रश्न आएगा। याद रखें, 2D या 3D का 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी पूरी गारंटी है। तो जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता तो याद कर लीजिएगा भाई। चलो, एक अगला प्रश्न आपके समझ आप देख पा रहे होंगे, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखें, अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता तो सुन लीजिएगा, 4πr का स्क्वायर होता है। ध्यान रखें, बहुत शानदार प्रश्न है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान दे के रखा हमें 4π, क्षेत्रफल मान दे के रखा, फॉर्मूला आपके पास है, तो हमने कहा 4π से 4π कैंसिल हो गया, मतलब एक बार गया। हमने r की पावर 2 रहने दीजिएगा, ठीक है, r का मान निकलेगा। अब यहाँ r की पावर 2 है, जब पक्षांतर करोगे तो अंडर रूट जाएगा। अब ये बताओ, एक का वर्गमूल एक ही बनता मेरे भाई, तो r मतलब कितना आया? 1 आया। इस पहला डाटा से हमारे को बहुत अच्छा शानदार प्रश्न था। कई बच्चों को फॉर्मूला रहने के बाद नहीं लगा पाते, लगाते ही नहीं बनता, समझे? तो r का मान 1 आया, त्रिज्या का मान। हमने कहा अब गोले का आयतन पूछ रहा था, हमने कहा भाई आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब। बहुत शानदार प्रश्न को हमने कहा 4/3 मान रखेंगे, पाई का पाई मान बैठेगा, फिलहाल ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं। हमने कहा अब r का मान 1 है, अब 3 पावर रखूंगा, तो ये बता r की पावर 3, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, मान तो वही एक ही आएगा। अब क्या ये रखना, तो हमारे पास जो मान आएगा ये 4π/3, यही कहलाएगा गोले का आयतन। ऑप्शन हमारे पास थर्ड मिल रहा है। देखो, इस लेवल का प्रश्न आया है, समझ रहे? ऐसे सीखना चाह रहे हो ना, सीखते रहो भाई। अगला प्रश्न को बढ़, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप 15 प्रश्न दिखाएंगे और बहुत शानदार प्रश्न है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सरलीकरण का प्रश्न है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें कह रहा 2 की पावर 2, मतलब मेरे भाई बनता है 4, ठीक है। यहाँ 3 की पावर, सॉरी 9 की पावर 3 की बात करें तो ये बनेगा 729। आपको हमने बोल दिया है पहाड़े, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये चीज़ें बेसिक होता है। अगर आपको नहीं बन रहा ना, नहीं बन पाएगा। 4 का वर्गमूल निकालें मेरे भाई 2 आएगा, समझे? और इसका वर्गमूल निकालें, अभी सिखा देते हैं, जाओ फिलहाल। हमने कहा अगर हम इससे यहाँ भाग लगाते हैं 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 729 ऊपर याद रखें। अब हम इसको निकाल वर्गमूल निकाल बताते हैं। देखो, वर्गमूल निकालना मतलब होता है एक तभी आएगा जब किसी संख्या के पीछे में 1 या 9 हो। क्या समझे आप? ये तो मेरे ख्याल से अगर आपको वर्गमूल निकालते नहीं बनता है, वर्ग नहीं बनता है, घन नहीं बनता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से क्लास लगा पढ़ा दूंगा। किसी भी संख्या के पीछे वर्ग करने पर एक तभी आएगा जब उस संख्या के पीछे 1 या 9 हो। हमने कहा एक संख्या लोप मार्ग नहीं पता आपको। अब देखो 65 किस संख्या के समीप है, मतलब 65 किस संख्या के वर्ग के समीप है। हमने कहा 8 अठाइए 64 होता, मतलब हाँ 8 यहाँ रख दीजिएगा, 8 यहाँ रख दीजिएगा। अब बीच में जो आंकड़ा आएगा वो 85 आता है। और किसी भी इकाई के में अगर 5 है, उस वर्ग निकालना है, ये बनता है 5 का 25 और एक बड़ा लेते हैं 9, 9/72। ये तो आपने सीखा होगा मेरे भाई, नहीं सीखा कोई बात नहीं है। हमारे पास जो 85 का मान आ रहा है वो 85 आया है। अब देखो, या तो वो 81 का होगा या 89 का। इस बात को हम समझने के लिए बीच की संख्या 85 का निकालते हैं, मतलब 5 वाली संख्या का निकालते हैं। अगर 75 निकालते हैं, कहीं 65 निकालते हैं, कहीं 35 निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है 80 वाले है, 71, सॉरी हाँ 80 से 90 के बीच में आया, तो बीच में कौन आएगा? 85। अब ये बताओ 85 का जो मान आ रहा है वो 72/25 है, तो इसकी तुलना में जो छोटा है ना, तो आंसर आएगा छोटे का, समझे? इसका मतलब 2 गुणा
729 अपॉन आने वाला है 81 आएगा, समझे। हमने कहा 9 नम्मा 81, 9 अठा 72, 9 कम 9, 9 नम्मा 81 और 9 दूना हो जाएगा 18, यही आपका आएगा आंसर, समझे। ये होता है हल का तरीका भाई। अगला लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, और बेहतरीन क्लास चल रही है, ध्यान रखें। और अब अगर आपके सहपाठी कोई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, जिसके पास आर्थिक समस्या है लेकिन पढ़ना चाह रहा है लेकिन है समस्या समाधान, हम बता रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे उसके पास शेयर कर दीजिएगा, हो सके पढ़ सके और आप उसको सहयोग करने से वो आगे बढ़ जाए, है कि नहीं। तो हमेशा कभी भी ज्ञान को लुकाना नहीं चाहिए। हम अगर लुकाएं या हम छुपाएं तो क्या हमारा ज्ञान बट पाएगा, बच्चों तक पहुंच सकेगा, नहीं। तो हम ज्ञान बांटने के तैयार हैं। आप भी सोचिएगा, हम भी बढ़ें, सब बढ़ें। अगर शिक्षक यही चाहने लगे कि मैं किसी को नहीं पढ़ाता, मेरा ज्ञान किसी को नहीं देता, मैं सब बढ़ सकते हैं, तो फिर आप बढ़ नहीं पाओगे, समझे। आपका भी होना चाहिए कर्तव्य, आप भी पढ़ें, आपके सहपाठी पढ़े और वो भी पढ़े। चलिए, यदि 8 अंक की संख्या हमारे पास दे के रखा है 51883 P47 9 से विभाज्य है, तो P का अधिकतम मान क्या होगा। देखो, अधिकतम मान मतलब होता है बड़ा से बड़ा मान ज्ञात करना, समझे। अब P का मान हम तभी पता पाए, देखो आपको बता दें, आपको हम 9 का नियम कहता है मेरे भाई, सभी संख्याओं को 9 बनाना, सभी संख्याओं को 9 बनाना। अभी हमने इसके पहले किताबों पर पढ़ा चुके हैं और आप पढ़ने वाले बच्चे तो आपको पता होगा 9 बनाना या सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग लगाना। भाग चला जाए तो 9 से भाग होगा या 9 बना के अलग करना। हमने कहा 9 बना के अलग कर देते हैं। चलिए, हमने कहा 8 8 हो गए। यहाँ अगर हम 2 दे दें, यहाँ से हम यहाँ दे दिए 2 2 ना, ठीक है। देखो अच्छी समझा के बताते हैं क्या समस्या है। देखो 8 8 हो चुका है, यहाँ हमने यहाँ से 1 1 दे दिए, यहाँ पर 1 बचा, ध्यान रखें कितना बचा, 1 बचा है फिलहाल। यहाँ 3 थे, 2 दे दिए, 9 हो गए, 7 8 9 और ये 5 4 9, मतलब सभी आंकड़े 9 9 बन चुके हैं। अब ये बताओ P का हमें अधिकतम मान चाहिए, हम बता चुके हैं 9 का नियम मतलब होता है सबको 9 बनाना। अब P का मान 9 बैठेगा तभी तो वो 9 से विभाज्य होगा, इसका मतलब बड़ा से बड़ा मान यही आएगा। और मेरे ख्याल से आपका राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको समय दिया है, और समय देने का मतलब है आपका सहयोग करना, और बस आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना मेरे भाई, मैं मेहनत से आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ और वक्त दे रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास ही पढ़ा रहे हैं हम, समझे। अगर आप MP आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखें मध्य प्रदेश के हैं, आबकारी आरक्षक एग्जाम जो अगले महीने 9 सितंबर से चालू होने वाला है, जिसकी तैयारी आप बेहतर करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम PY की सीरीज चला रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इंतजार है आपको नया क्लास का, नया पार्ट का, तो जरूर ज्वाइन करना। और रीजनिंग की बात करें तो मैंने हैज 1 2 3 4 5 6 करके क्लास डाला है। इतने क्लास देख लो मेरे भाई, 15-16 टॉपिक हैं, इससे बाहर रीजनिंग नहीं आएगा, मुझे कह देता हूँ, सुन लीजिएगा। आए तो ज़रूर बोलना पेपर देने के बाद। चलिए, तो आप एनालिसिस RRB NTPC 12th लेवल एग्जाम पे जाकर देखना। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे भाई, चलिए लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।